अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 की थ्योरी आज कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा, चैप्टर नंबर 2 का। कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स है, ये हम मैट्रिक में भी करके आए हैं, इसे हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे। उसके अलावा जीरोज ऑफ अ फंक्शन इंटरसेप्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये न्यू है हमारे लिए। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि इंटरसेप्ट होता क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट से क्या मुराद है? अ लोकस इज अ सेट ऑफ द पॉइंट्स, ये कीवर्ड्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। अ लोकस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज पोजीशन इज डिफाइंड बाय द सर्टेन कंडीशंस। ये जो कंडीशन है, ये हमारे पास है इसका कीवर्ड। एक ऐसा पॉइंट जो कि एक सर्टेन कंडीशन को मीट करके एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाए, उसे हम लोकस कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो कि सर्टेन कंडीशंस को मीट करके एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाए, उसे हम लोकस कहते हैं। जैसे लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट डिफाइंस द शेप ऑफ ज्योमेट्री। अगर एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा वो, और उसे हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे, तो एक ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास आ रही होगी। वो हम फर्दर देखेंगे जब हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो एक ज्योमेट्रिकल शेप आ रही होगी अगर सर्टेन कंडीशंस या लिमिटेशंस को वो फुलफिल कर रहा होगा। तो लिमिटेशंस या सर्टेन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल कर रहा होगा तो एक ज्योमेट्रिकल शेप आ रही होगी हमारे पास। द लोकस इज डिफाइंड ओनली फॉर कर्व शेप्स, दीज कर्व शेप्स कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। ये कह रहा है लोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व शेप्स का हो सकता है, ये रेगुलर भी हो सकती है। रेगुलर कर्व शेप्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। और इरेगुलर में क्या आ जाएगा? कोई भी रैंडम कर्व। कोई भी रैंडम कर्व जो हमारे पास आएगा उसे हम इरेगुलर शेप में बोलेंगे। अच्छा, जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? लोकस इज नॉट डिफाइंड, लोकस इज नॉट डिस्क्राइब फॉर द शेप हैविंग वर्टिसेस। वर्टिसेस की जो शेप्स होंगी उसे लोकस डिफाइन नहीं करेगा। जैसे मैंने वर्टिसेस बोला तो आप कहेंगे ट्रायंगल को, ट्रायंगल की जो इक्वेशन बनेगी या ट्रायंगल की जो शेप बनेगी उसे लोकस सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लोकस की हमने बेसिक डेफिनेशन देखी कि सेट ऑफ द पॉइंट्स whose position is defined by the certain conditions या certain limits, यानी certain limits को अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो एक ज्योमेट्रिकल शेप बना रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं लोकस ऑफ अ लाइन। लाइन का लोकस क्या है? एक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लिमिटेशन हम लिख देते हैं सबसे पहले। लिमिटेशन क्या है हमारे पास? क्योंकि उसने कहा था लिमिटेशन फुलफिल करनी चाहिए। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन। लिमिटेशन इसमें क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। यानी कि मैं अगर एक पॉइंट लूँ, जो कि पॉइंट मेरा भी फॉर सपोज ओरिजिन पे है 0,0, और मैं कह रहा हूँ कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि कार्टेशियन प्लेन मेरे पास गिवन है, इसमें मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन कहीं भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो ये कंडीशन है, मेरी जो ये कंडीशन है, ये हर दफा सेटिस्फाई होनी चाहिए। हर दफा सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। यानी कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी मूव करूं, लेकिन जो मेरा y है और जो मेरा x है वो बराबर रहना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ये जो मेरी लाइन बनी हुई है, अगर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लूं, फॉर सपोज मैं सबसे पहले पॉइंट लेता हूं अपना, ये पॉइंट अगर मैं लूं, तो आप इसका x कोऑर्डिनेट बताएंगे 2, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है? 2। तो क्या ये हमारी जो लिमिट है इसे फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं, ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 4,4। तो ये पॉइंट भी इस कंडीशन को फिलफिल कर रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ। ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है 6,6। तो ये पॉइंट भी हमारे पास, जो हमारे पास लिमिटेशन है, जो कंडीशन है, उसे फुलफिल कर रहा है। तो अच्छा, सिर्फ मैं पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में भी चला जाता हूँ। मैं ये पॉइंट भी ले लेता हूँ जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट मेरे पास कितना आ रहा है? -2, -2। तो जितना x है उतना ही y है। यही कंडीशन वो हमें कह रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन की जो इक्वेशन है वो एक मूविंग पॉइंट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि अगर एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करे। मैंने सबसे पहले कहा कि वो पॉइंट 0,0 पे था, वो पॉइंट आगे बढ़ता गया, लेकिन आगे इस तरह बढ़ना है कि एक्स और वाई जो है
वो दोनों बराबर हैं क्योंकि ये लिमिटेशन हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले 2,2 पे गए तो भी वेरीफाई कर रहा था। अगर मैं 1,1 पे जाऊँ तो यहाँ आएगा ये पॉइंट। अगर मैं 3,3 पे जाऊँ तो वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होगा। अगर मैं 5,5 पे जाऊँ तो वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होगा। अगर मैं 7,7 पे जाऊँ तो वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होगा। यानी कि एक मूविंग पॉइंट है जो कि हमारी x इज इक्वल टू वाई की जो लिमिटेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही जो मूविंग पॉइंट है वो लोकस बना रहा है लाइन का। तो लाइन का हमने ये लोकस देख लिया। अब हम थोड़ा और देखते हैं लोकस को। क्या लोकस किसी और चीज का भी होता है? लोकस ऑफ अ सर्कल, इसका इससे क्या मुराद है? लोकस ऑफ अ सर्कल से मुराद है कि फॉर सपोज हमारा जो पॉइंट है वो है 0,0 पे, जो कि है ओरिजिन इस पॉइंट का। हमें मालूम है कि सर्कल इस तरह बनता है कि अगर सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री है उसका डिस्टेंस हम निकालें तो हमेशा सेम आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक और पॉइंट है फॉर सपोज ये मेरे पास है यहाँ पे 3,0। इसका जो फासला है, क्या मैं इसका फासला निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं इसे कह दूँ ये है मेरे पास ए, इसे मैं कह दूँ ये है मेरे पास बी, और मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूँ ए बी के दरमियान। डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा ए बी के दरमियान? अच्छा, सबसे पहले ए और बी कोऑर्डिनेट्स में बता देता हूँ। ए जो है मेरे पास 0,0 है, बी जो है मेरे पास 3,0 है। तो ए बी मेरे पास क्या हो जाएगा? x2 - x1 रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, और x1 मेरे पास 0 है तो ये बन जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर। y2 और y1 दोनों 0 हैं क्योंकि x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट्स हैं दोनों x एक्सिस पे हैं, तो ये 0 बन जाएगा टोटल। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 का स्क्वायर का अंडर रूट 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस मेरे पास जो आया है, यानी कि रेडियस जो आया है इस पॉइंट का, वो मेरे पास कितना आया है? 3 यूनिट्स। मतलब अगर ये एक पॉइंट है, अब मैं 3,0 मिटा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ फॉर सपोज ये एक पॉइंट था x, y। ये मेरे पास एक पॉइंट था x, y। इस पॉइंट को मुझे इस 0,0 यानी ओरिजिन के गिर्द इस तरह घुमाना है कि जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट्स रहे। इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट्स रहे। अगर मैं एक्सेस पे निकालूंगा वो तो हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये इसका 1 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट हो गया, और ये 3 यूनिट है। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊँ, ये -2 यूनिट हो गया, ये -3 यूनिट हो जाएगा। -3 सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, तो असल वैल्यू जो है वो 3 ही है। अगर मैं डाउन साइड पे जाऊँ, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो लोकस ऑफ अ सर्कल क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जो कि मैंने पी x, y लिया हुआ है, और इस पॉइंट को मैं 0,0 के गिर्द इस तरह घुमा दूं कि जो दोनों के दरमियान का फासला है, जो दोनों के दरमियान का फासला है, जो दोनों के दरमियान का फासला है, वो हमेशा 3 यूनिट्स रहे। तो इस तरह के पॉइंट को अगर मैं घुमा दूं तो वो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन बना देगा। ये उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा और देखते हैं लोकस को। लोकस को और डिटेल में देखते हैं। लोकस ऑफ अ पैराबोला। अच्छा, पैराबोला में क्या होता है? पैराबोला में है, ये हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है जिसे मैं कह देता हूँ पी x, y। दोबारा से कहते हैं लिमिटेशन क्या थी? लोकस क्या होता है? जो कि एक लिमिटेशन को फुलफिल करे। लिमिटेशन फुलफिलमेंट। लिमिटेशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो वो लोकस कहलाएगा, और उससे एक ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा। इसमें हमारे पास लिमिटेशन क्या है? पैराबोला में लिमिटेशन ये होती है कि अगर मूविंग पॉइंट का फासला फोकस से और एक लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, एक लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, एक लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, उससे अगर फासला थ्रू आउट सेम रहेगा तो हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। फॉर सपोज ये पॉइंट अभी यहाँ था, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले लूँ तो लोकस की जो कंडीशन बनेगी, लिमिटेशन बनेगी, वो क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये फासला और ये फासला सेम रहेगा। अगर मैं और कोई और पॉइंट्स लेने की कोशिश करूं तो यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला ये सेम रहेगा। यानी लिमिटेशन क्या है इसमें? कि फोकस से मूविंग पॉइंट तक का फासला, फोकस से
फोकस से मूविंग पॉइंट तक का फासला और डायरेक्ट्रिक्स से मूविंग पॉइंट तक का फासला हमेशा अगर सेम रहेगा तो जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फोकस से मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी वो हमारे पास बनेगी पैराबोला। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी वो बनेगी हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप विल बी पैराबोला। यानी कि एक मूविंग पॉइंट अगर कोई भी सर्टेन कंडीशंस को, सर्टेन लिमिटेशंस को फुलफिल कर रहा है, तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो एक ज्योमेट्रिकल शेप की बनेगी, और जो मूविंग पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा लोकस मूविंग पॉइंट। अब मैं यही काम करता हूँ लोकस ऑफ एन एलिप्स पे। लोकस ऑफ एन एलिप्स, क्या इसमें लिमिटेशन है? सबसे पहले इसकी लिमिटेशन लिख देते हैं। लिमिटेशन ये है कि अगर ये मेरे पास, से मैं कहता हूँ ये मेरे पास है मूविंग पॉइंट। लिमिटेशन ये है कि अगर मैं इसे कहता हूँ फोकस वन, इसे मैं कहता हूँ फोकस टू, फोकस वन से लेके मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस और फोकस टू से लेके मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस का अगर मैं सम कर लूं, फोकस से मूविंग पॉइंट तक का फासला और फोकस टू से मूविंग पॉइंट तक का फासला, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो ये सम थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। सम रहना चाहिए सेम थ्रू आउट। समीशन जो है इसका हमेशा थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। अगर मैं पॉइंट यहाँ प्लॉट करूँ, फॉर सपोज जो मेरा मूविंग पॉइंट है पी वो यहाँ पे आ गया है, तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या बनेगा? इस कंडीशन में मेरे पास बनेगा कि यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला, अगर मैं इन दोनों का सम करूँ, इसे मैं कह देता हूँ फोकस से पी वन, फोकस वन से लेके पी तक का फासला, फोकस वन से पी तक का फासला और फोकस टू से पी तक का फासला, तो जो समीशन है वो बराबर आएगा जो कि मैंने ऊपर ये समीशन लिया है। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी? समीशन जो है हमारे पास दोनों फोकस से मूविंग पॉइंट तक का जो समीशन है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, चाहे मैं वो पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दूं, चाहे मैं पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दूं, चाहे मैं पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दूं। तो अगर इस तरह का मैं पॉइंट प्लॉट करूं तो जो एक लोकस बनेगा या जो एक पाथ बनेगा वो एक इलिप्स का बन जाएगा। तो उम्मीद है ये लोकस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए पुराना है। आप मैट्रिक में जो क्रैमर्स रूल है वो आप सॉल्व करके आ चुके हैं। इक्वेशंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था वो आप निकाला करते थे। हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस द पॉइंट एट विच टू लाइंस और कर्व, दो लाइन या कर्व या एक लाइन और एक कर्व आपस में इंटरसेक्ट करें, और डेट इज इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? वो दोनों लाइन में और कर्व में कॉमन पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट आएगा तभी इंटरसेक्ट करेंगे। अगर कॉमन पॉइंट होगा तभी इंटरसेक्ट होगा, अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। इसकी हम एग्जाम्पल करते हैं तो और ज्यादा ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है क्या। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन है। इक्वेशन 2 मेरे पास है x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है ये दो जो इक्वेशंस हैं, पहली जो इक्वेशन है वो है कर्व की, जो पैराबोला है। ये जब आप आगे कोनिक्स पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे। और क्योंकि स्क्वायर गिवन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला की होती है। ये जो है हमारे पास सिंपल लाइन की है। लाइन की क्यों है? जो हाईएस्ट पावर है वो वन है, वन जो पावर होती है वो सिंपल लाइन की होती है। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट निकालना है जिसमें ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये जो लाइन है, ये जो कर्व है और ये जो लाइन है ये आपस में मिल जाए। ये मैंने एक इक्वेशन प्लॉट की हुई है। ये जो है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, और ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है हमारे पास ये है x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो
हमें ग्राफ देख के तो पता चल गया है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहे होंगे, को दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है। लेकिन इसे मैथमेटिकली भी निकालते हैं। मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे हम? अगर मैं y की जगह पे, ये जो y की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में जो गिवन है वो इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। y x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये जो y की वैल्यू थी यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 से पुट कर दी है। इतनी तो आपको मैथमेटिक्स आती है, उम्मीद है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ माइनस साइन कॉमन लेके मैंने इसे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। स्टेप डिटेल में जानबूझ के नहीं करा रहा, उम्मीद है आपको ये चीज़ें सम आती हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म ब्रेक किया है। एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो बन जाएगा एक्स माइनस 2, प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना दूँ, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू 1, और सॉरी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और एक्स इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास ये दो एक्स की वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये एक्स की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। एक्स की ये वैल्यूज में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। थोड़ी सी स्पेस पहले बना लेते हैं। इक्वेशन 1 दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन 1 मेरे पास थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास x की कौन कौन सी वैल्यू है? x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँ, ये मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं इसका सोल्यूशन सेट बना दूंगा। सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुराद क्या होती है। अगर मैं इसकी ऑर्डर पेयर बनाऊं तो मेरा एक ऑर्डर पेयर बनेगा। x की वैल्यू जब मैंने -1 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास आई 1, और पॉइंट बी मेरे पास बनेगा जब मैंने x की वैल्यू पुट की 2 तो y की वैल्यू मेरे पास आई 4। तो दो, अगर ये पॉइंट्स में प्लॉट कर दूंगा तो ये कह रहा है बकौल मैथमेटिशियन कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं कर्व्स के। एक पॉइंट है मेरे पास -1, दूसरा पॉइंट है 2, 4। अच्छा, मैं देखता हूँ क्या ऐसा ही है। एक पॉइंट है -1, एक पॉइंट है 2, 4। यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो हमने ग्राफिकली भी देख लिया, वो बिल्कुल सही है कि अगर हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। हम अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व किया है, एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन का, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वो हमने प्लॉट किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। कह रहा है जीरोस ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के हवाले से, और फर्दर आगे हम जब 2.4 एक्सरसाइज करेंगे और 2.5 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जीरोस ऑफ अ फंक्शन और इंटरसेप्ट। इसे एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ, एक इक्वेशन हमें दी हुई है। कह रहा है इस इक्वेशन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लो। अच्छा, इससे पहले हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं होता क्या है। कह रहा है इन ज्योमेट्री द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ एक्स, यानी एक्स की वो वैल्यू जिसमें जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वो कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स की वो तमाम वैल्यूज जो जिसपे जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस को जितनी भी पॉइंट्स टच करते हैं उसमें एक खास बात होती है। उसमें खास बात ये होती है कि उसमें वाई जीरो होता है। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो पुरानी तो वो देख लीजिए। एक्स इंटरसेप्ट की खास बात ये होती है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज लाई कर रही है तो उसमें वाई की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो इसका निकालने का तरीका क्या है? सेट वाई इज इक्वल टू जीरो। जाहिर है एक्स इंटरसेप्ट अगर एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं तो वाई जीरो होगा, वही पुट करेंगे और कह रहे हैं सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हम सॉल्व कर दिया करेंगे। अच्छा, इसी तरह
इन ज्योमेट्री द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y की वो वैल्यू जिसमें से जो एक्सिस ऑफ y यानी y एक्सिस जो है वो टच हो रहा है, तो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। अगर कोई चीज y एक्सिस पे टच हो रही है तो ये बात हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि उसमें x की वैल्यू जो होगी वो होगी जीरो, यानी कि x इंटरसेप्ट में y जीरो होता है और y इंटरसेप्ट में x जीरो होता है। अच्छा, इसका तरीका क्या है? कह रहा है सेट x इक्वल टू जीरो, जाहिर है जब y इंटरसेप्ट पे y एक्सिस पे टच कर रही है तो उसका x जीरो होगा, और कह रहा है सॉल्व फॉर y। तो ये हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हम इक्वेशन पहले सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। इक्वेशन मेरे पास क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ये मैंने इक्वेशन कॉपी कर ली। अब कह रहा है इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल दो। तो सबसे पहले हम इसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लिख देते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? वाई की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो वाई की वैल्यू अगर मैं इसे मैं कहूँ इक्वेशन वन, पुट y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में मैं y की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूँ। जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं अपनी इक्वेशन बना लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, मिडिल टर्म ब्रेक होगा। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे कर सकता हूँ? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस थ्री, और एक्स की दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टू। एक्स की एक वैल्यू आ रही है माइनस थ्री और एक वैल्यू आ रही है टू। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, इसके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। अब ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? एक्स की ये वैल्यू कब आई है? जब वाई की वैल्यू मैंने जीरो पुट की थी। एक्स की ये वैल्यू कब आई है? जब वाई की वैल्यू मैंने जीरो पुट की थी। तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस थ्री कॉमा जीरो। एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आई कब? जब वाई की वैल्यू जीरो पुट की। इसे मैं कह देता हूँ बी। एक्स की वैल्यू टू आई कब? जब वाई की वैल्यू मैंने जीरो पुट की। तो ये दो मेरे पास ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अगर मैं इन ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करूंगा तो आपका क्या ख्याल है ये ऑर्डर पेयर कहाँ प्लॉट हो रहा होगा? हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, तो ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा होगा। आप देखेंगे, मैं इसे प्लॉट करता हूँ। माइनस थ्री कॉमा जीरो और टू कॉमा जीरो। माइनस थ्री कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, ये हमारे पास ओरिजिन आ गया। अगर मैं टू कॉमा जीरो प्लॉट करूंगा तो ये वो पॉइंट है ये। अगर मैं माइनस थ्री कॉमा जीरो प्लॉट करूंगा तो ये पॉइंट है ये। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या पॉइंट होता है? एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास वो पॉइंट है जिसमें y की वैल्यू जीरो हो। तो हमने मैथमेटिकली भी निकाल लिया कि y की वैल्यू जीरो पुट की और x की वैल्यू निकाली। तो x की एक वैल्यू आई मेरे पास माइनस थ्री कॉमा जीरो और दूसरी वैल्यू आई टू कॉमा जीरो। वो मैंने ग्राफ पे प्लॉट करके आपको दिखा दिया कि एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है। y की वैल्यू जीरो है, एक पॉइंट है माइनस थ्री कॉमा जीरो, दूसरा पॉइंट है टू कॉमा जीरो। अच्छा, आप देख के ये बता सकते हैं ये पैराबोला बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये बनेगा एक पैराबोला। अच्छा, ये तो हमने निकाले अभी एक्स इंटरसेप्ट। अभी हमारा एक और काम बाकी है, क्योंकि इसने कहा था एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और वाई इंटरसेप्ट के लिए मुझे एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन में दोबारा पुट करता हूँ। इक्वेशन है मेरे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूँ, इसे हम लिखते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। वाई इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सिक्स। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस सिक्स। y की वैल्यू माइनस सिक्स है मेरे पास, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मैं कहूँ मेरा ऑर्डर पेयर क्या है, इसे मैं कह देता हूँ पॉइंट सी। एक्स की वैल्यू मैंने कितनी पुट की थी? जीरो। और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? माइनस सिक्स। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पे y की वैल्यू मेरे पास माइनस सिक्स आई है। ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट। अच्छा, इसको अब मैं पुट करता हूँ। तो मेरे पास पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस सिक्स। तो ये पॉइंट प्लॉट होना चाहिए y एक्सिस पे, जीरो कॉमा माइनस सिक्स। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं जीरो कॉमा माइनस सिक्स को प्लॉट करूंगा तो वो आ रहा है मेरे पास वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आएगा। क्यों वाई एक्सिस पे आएगा? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है जीरो, इस वजह से ये कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो उम्मीद है ये आपको जीरोज ऑफ अ फंक्शन समझ आए होंगे जो कि इंटरसेप्ट होते हैं।
और उससे पहले हमने जो किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो हमने रिवीजन किया है, समझे मैट्रिक में हम कर चुके हैं ये क्रैमर्स रूल। और मेन कॉन्सेप्ट जो था इस वीडियो का वो था लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, जिसमें हमने देखा लोकस ऑफ अ पैराबोला, लोकस ऑफ अ सर्किल, लोकस ऑफ अ लाइन और लोकस की बेसिक डेफिनेशन। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह हाफिज़।